मिडनाइट ऑफ फियर में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक में हम ब्रैम स्टोकर द्वारा लिखित ड्रैकुलास गेस्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो ड्रैकुला की पौराणिक कथा की एक डरावनी प्रस्तावना है। यह भयावह कहानी एक अनाम नायक का अनुसरण करती है, जो स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए एक उजाड़ परिदृश्य से यात्रा करता है और खुद को अज्ञात की दया पर पाता है। जैसे ही रात होती है, एक भयानक मुठभेड़ एक भयावह शक्ति की छिपी हुई उपस्थिति को प्रकट करती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस गॉथिक मास्टरपीस को उजागर करते हैं, जो रहस्य, पूर्वाभास और पिशाच किंवदंती की छाया की कहानी है, जो जल्द ही आने वाली है। जब हम अपनी यात्रा पर निकले तो म्यूनिख में सूरज चमक रहा था और हवा में गर्मी की शुरुआत की खुशियां थी। जैसे ही हम प्रस्थान करने वाले थे, हेयर डेलब्रुक क्वार्ट्रेस एसेंस के मैत्रे डी होटल, जहां मैं ठहरा हुआ था, नंगे सिर गाड़ी के पास आए और मुझे सुखद यात्रा की शुभकामनाएं देने के बाद गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ पकड़े हुए कोचमैन से कहा, याद रखना कि तुम रात होने तक वापस आ जाओगे। आसमान चमकीला दिख रहा है, लेकिन उत्तरी हवा में एक सिहरन है जो बताती है कि अचानक तूफान आ सकता है। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम देर नहीं करोगे। यहां वह मुस्कुराया और कहा, क्योंकि तुम जानते हो कि रात कैसी है। जोहान ने जोरदार आवाज में कहा, हां मेरा भाई, और अपनी टोपी छूते हुए तेजी से गाड़ी चलाकर चला गया। जब हम शहर से बाहर निकल गए तो मैंने उसे रुकने का इशारा करते हुए कहा, मुझे बताओ जोहान, आज रात क्या है? उसने खुद को क्रॉस किया और संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया, वालपुर्गिस नचट। फिर उसने अपनी घड़ी निकाली, जो एक बड़ी पुराने जमाने की जर्मन चांदी की घड़ी थी, जो शलजम जितनी बड़ी थी, और उसे देखा। उसकी भौहें एक साथ बंधी हुई थीं और उसके कंधे थोड़े अधीर थे। मुझे एहसास हुआ कि यह अनावश्यक देरी के खिलाफ सम्मानपूर्वक विरोध करने का उसका तरीका था, और मैं गाड़ी में वापस बैठ गया, बस उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। वह तेजी से आगे बढ़ा, मानो खोई हुई समय की भरपाई कर रहा हो। बीच बीच में घोड़े अपना सिर ऊपर उठाते और संदिग्ध रूप से हवा सूंघते हुए दिखाई देते। ऐसे मौकों पर मैं अक्सर घबराकर इधर उधर देखता। सड़क बहुत ही उदास थी, क्योंकि हम एक तरह के ऊंचे, हवा से भरे पठार से गुजर रहे थे। जैसे ही हम गाड़ी चला रहे थे, मैंने एक सड़क देखी जो बहुत कम इस्तेमाल की गई थी और जो एक छोटी सी घुमावदार घाटी से होकर गुजरती हुई लग रही थी। यह इतनी आकर्षक लग रही थी कि उसे नाराज करने के जोखिम के बावजूद मैंने जोहान को रुकने के लिए कहा, और जब वह रुका तो मैंने उससे कहा कि मैं उस सड़क से गाड़ी चलाना चाहता हूं। वह तरह तरह के बहाने बनाता और बोलते समय बार बार खुद को क्रॉस करता। इससे मेरी जिज्ञासा कुछ हद तक बढ़ गई, इसलिए मैंने उससे कई सवाल पूछे। उसने जवाब देते हुए कहा कि वह बार बार विरोध में अपनी घड़ी देख रहा है। अंत में मैंने कहा, ठीक है जोहान, मैं इस रास्ते से जाना चाहता हूं। मैं तुम्हें आने के लिए नहीं कहूंगा जब तक तुम न चाहो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम क्यों जाना नहीं चाहते, बस यही मैं पूछता हूं। जवाब के लिए वह खुद को डिब्बे से नीचे फेंकता हुआ प्रतीत हुआ। इतनी जल्दी वह जमीन पर पहुंच गया। फिर उसने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए और मुझे न जाने के लिए विनती की। उसकी बात का मतलब समझने के लिए उसके पास अंग्रेजी और जर्मन का मिश्रण पर्याप्त था। वह हमेशा मुझे कुछ बताने वाला लगता था, जिसके बारे में सोचकर ही वह डर जाता था, लेकिन हर बार वह खुद को यह कहते हुए खींच लेता था, वालपर्जिस नच्ट। मैंने उससे बहस करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं उसकी भाषा नहीं जानता था तो उससे बहस करना मुश्किल था। निश्चित रूप से उसका पक्ष मजबूत था, क्योंकि हालांकि वह बहुत ही भद्दी और टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने लगा था, लेकिन वह हमेशा उत्तेजित हो जाता था और अपनी मातृभाषा में बोलने लगता था, और हर बार ऐसा करते समय वह अपनी घड़ी देखता था। फिर घोड़े बेचैन हो गए और हवा सूंघने लगे। इस पर वह बहुत पीला पड़ गया और भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक आगे बढ़ा, उन्हें लगाम से पकड़ा और उन्हें लगभग 20 फीट आगे ले गया। मैंने उसका पीछा किया और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जवाब के लिए उसने खुद को क्रॉस किया, उस जगह की ओर इशारा किया जिसे हमने छोड़ा था, और क्रॉस का संकेत देते हुए अपनी गाड़ी को दूसरी सड़क की ओर मोड़ दिया और पहले जर्मन में फिर अंग्रेजी में कहा, उसे दफना दिया जिसने खुद को मार डाला। मुझे चौराहे पर आत्महत्याओं को दफनाने की पुरानी प्रथा याद आ गई। आह, मैं देख रहा हूं आत्महत्या कितना दिलचस्प है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि घोड़े क्यों डरे हुए थे।
जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक तरह की चीख और भौंकने जैसी आवाज सुनी। ये बहुत दूर था, लेकिन घोड़े बहुत बेचैन हो गए और उन्हें शांत करने में जोहान को अपना पूरा समय लगा। वह पीला पड़ गया और बोला, ये भेड़िए की आवाज लगती है, लेकिन फिर भी यहां अब कोई भेड़िया नहीं है। नहीं, मैंने उससे सवाल करते हुए कहा, क्या भेड़ियों को शहर के इतने पास आए हुए बहुत समय नहीं हो गया है? बहुत बहुत लंबे समय तक, उसने उत्तर दिया, वसंत और गर्मियों में। लेकिन बर्फ के कारण भेड़िए यहां इतने लंबे समय तक नहीं रहे हैं। जब वह घोड़ों को सहला रहा था और उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था तो आसमान में काले बादल तेजी से छाने लगे। धूप गायब हो गई और ठंडी हवा का झोंका हमारे ऊपर से बहता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक झोंका था और एक तथ्य से ज्यादा एक चेतावनी थी, क्योंकि सूरज फिर से चमकीला निकल आया था। जोहान ने क्षितिज की ओर हाथ उठाकर देखा और कहा, बर्फ का तूफान बहुत जल्द आने वाला है। फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और तुरंत अपनी लगाम मजबूती से थाम ली, क्योंकि घोड़े अभी भी बेचैनी से जमीन पर हाथ मार रहे थे और अपने सिर हिला रहे थे। वह अपने डिब्बे पर चढ़ गया, मानो हमारी यात्रा पर आगे बढ़ने का समय आ गया हो। मैं थोड़ा जिद्दी महसूस कर रहा था और तुरंत गाड़ी में नहीं चढ़ा। मैंने कहा, मुझे उस जगह के बारे में बताओ जहां सड़क जाती है, और मैंने नीचे की ओर इशारा किया। उसने फिर से अपने शरीर पर क्रॉस का निशान बनाया और बुदबुदाते हुए प्रार्थना की। फिर उत्तर दिया, यह अपवित्र है। मैंने पूछा, अपवित्र क्या है? गांव? तो फिर वहां कोई गांव है? नहीं नहीं, वहां सैकड़ों वर्षों तक कोई नहीं रहता। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। लेकिन आपने तो कहा था कि वहां एक गांव था। वहां था, यह अब कहां है? इसके बाद वह जर्मन और अंग्रेजी में एक लंबी कहानी सुनाने लगा, जो इतनी उलझी हुई थी कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा। मोटे तौर पर मैंने यह अनुमान लगाया कि बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले लोग वहां मर गए थे और उन्हें उनकी कब्रों में दफनाया गया था। लेकिन मिट्टी के नीचे आवाजें सुनाई देती थीं, और जब कब्रें खोली जाती थीं तो पुरुष और महिलाएं जीवन से गुलाबी और उनके मुंह खून से लाल पाए जाते थे, और इसलिए अपनी जान बचाने की जल्दी में हाँ और अपनी आत्माएं। और यहां उसने खुद को क्रॉस किया। जो लोग बचे थे वे दूसरी जगहों पर भाग गए जहां जीवित लोग रहते थे और मृतक मरे हुए थे, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। वह स्पष्ट रूप से अंतिम शब्द बोलने से डर रहा था। जैसे जैसे वह अपनी कहानी आगे बढ़ाता गया, वह और अधिक उत्तेजित होता गया। ऐसा लगा जैसे उसकी कल्पना ने उसे जकड़ लिया था और वह भय के एक पूर्ण दौरे में समाप्त हुआ। सफेद चेहरा, पसीना, कांपना और अपने चारों ओर देखना, जैसे कि उम्मीद कर रहा हो कि कोई भयानक उपस्थिति खुले मैदान में चमकती धूप में खुद को प्रकट करेगी। अंततः हताशा की पीड़ा में वह चिल्लाया, वालपर्जिस नच्थ, और मुझे गाड़ी में बैठने के लिए इशारा किया। यह सुनकर मेरा सारा अंग्रेज खून उमड़ पड़ा और मैंने पीछे खड़े होकर कहा, तुम डर रहे हो जोहान, तुम डर रहे हो। घर जाओ, मैं अकेला ही लौटूंगा। पैदल चलने से मुझे फायदा होगा। गाड़ी का दरवाजा खुला था। मैंने सीट से अपनी ओक की छड़ी निकाली, जो मैं हमेशा अपनी छुट्टियों की सैर पर साथ रखता हूं, और दरवाजा बंद करके म्यूनिक की ओर इशारा करते हुए कहा, घर जाओ। जोहान वालपर्जिस नाइट का अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है। घोड़े अब पहले से कहीं ज्यादा बेचैन हो गए थे और जोहान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वह उत्साह से मुझसे विनती कर रहा था कि मैं ऐसा कुछ भी मूर्खतापूर्ण न करूं। मुझे उस बेचारे पर दया आ गई। वह बहुत गंभीर था, लेकिन फिर भी मैं हंसे बिना नहीं रह सका। उसकी अंग्रेजी अब बिल्कुल चली गई थी। अपनी चिंता में वह भूल गया था कि मुझे समझाने का उसका एकमात्र तरीका मेरी भाषा में बात करना था। इसलिए वह अपनी मूल जर्मन भाषा में बड़बड़ाने लगा। यह थोड़ा उबाऊ होने लगा। घर उनका रास्ता बताने के बाद मैं चौराहे से नीचे घाटी में जाने के लिए मुड़ा। निराशा भरे भाव के साथ जोहान ने अपने घोड़ों को म्यूनिख की ओर मोड़ दिया। मैं अपनी छड़ी पर झुक गया और उसका पीछा करने लगा। वह कुछ देर तक धीरे धीरे सड़क पर चलता रहा। फिर पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा और पतला आदमी आया। मैं दूर से बहुत कुछ देख सकता था। जब वह घोड़ों के पास पहुंचा तो वे कूदने और लात मारने लगे, फिर डर के मारे चीखने लगे। जोहान उन्हें रोक नहीं सका। वे सड़क पर भाग गए, पागलों की तरह भाग गए। मैंने उन्हें नजरों से ओझल होते हुए देखा, फिर अजनबी की तलाश की, लेकिन मैंने पाया कि वह भी चला गया था। हल्के मन से मैं उस गहरी होती घाटी से होकर जाने वाली सड़क पर मुड़ा जिस पर जोहान ने आपत्ति जताई थी। मुझे उसकी आपत्ति का कोई कारण नजर नहीं आया
और मैं कह सकता हूं कि मैं समय या दूरी के बारे में सोचे बिना और निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या घर को देखे बिना 2 घंटे तक घूमता रहा। जहां तक उस जगह का सवाल था, वह अपने आप में उजाड़ थी, लेकिन मैंने इस पर तब तक विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जब तक कि सड़क पर एक मोड़ पर मुड़ने पर मुझे लकड़ी की बिखरी हुई झालरें नहीं दिखीं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अनजाने में उस क्षेत्र की उजाड़ता से प्रभावित हो गया था जहां से मैं गुजरा था। मैं आराम करने के लिए बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। मुझे लगा कि यह मेरे चलने की शुरुआत के समय की तुलना में काफी ठंडा था। मेरे चारों ओर एक तरह की आहें भरने की आवाज लग रही थी, कभी कभी ऊपर से एक तरह की दबी हुई गर्जना। ऊपर की ओर देखते हुए मैंने पाया कि उत्तर से दक्षिण की ओर आसमान में बहुत ऊंचाई पर बड़े घने बादल तेजी से फैल रहे थे। हवा के किसी ऊंचे स्तर पर आने वाले तूफान के संकेत थे। मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी और यह सोचकर कि यह चलने के बाद स्थिर बैठने की वजह से है, मैंने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। जिस जगह से मैं गुजरा था वह अब और भी खूबसूरत हो गई थी। वहां कोई ऐसी आकर्षक वस्तु नहीं थी जिसे आंख पहचान पाती, लेकिन सभी में सुंदरता का आकर्षण था। मैंने समय का बहुत कम ध्यान दिया और जब शाम का गहराना शुरू हुआ तभी मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे घर कैसे जाना चाहिए। हवा ठंडी थी और बादलों का ऊपर की ओर उड़ना और भी स्पष्ट था। उनके साथ दूर से आती हुई एक तरह की तेज आवाज आ रही थी, जिसके बीच बीच में वह रहस्यमयी चीख आ रही थी, जिसके बारे में ड्राइवर ने कहा था कि वह भेड़िए की है। कुछ देर के लिए मैं हिचकिचाया। मैंने कहा था कि मैं सुनसान गांव देखूंगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता गया और कुछ ही देर में खुले मैदान के एक बड़े हिस्से में पहुंच गया, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उनके किनारे पेड़ों से ढके हुए थे जो मैदान तक फैले हुए थे, और झुंडों में कोमल ढलान और गड्ढे थे जो यहाँ वहां दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी आंखों से सड़क के घुमावदार रास्ते का अनुसरण किया और देखा कि यह इन सबसे घने झुरमुटों में से एक के पास मुड़ गया और उसके पीछे खो गया। जैसे ही मैंने देखा, हवा में ठंडी सिहरन फैल गई और बर्फ गिरने लगी। मैंने मीलों मील तक फैले उस सुनसान इलाके के बारे में सोचा जिससे मैं गुजरा था, और फिर आगे के जंगल में शरण लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। आसमान में अंधेरा बढ़ता गया और बर्फ तेजी से और भारी होती गई, जब तक कि मेरे सामने और मेरे चारों ओर की धरती एक चमकदार सफेद कालीन नहीं बन गई, जिसका दूसरा किनारा धुंधले धुंधलेपन में खो गया था। यहाँ सड़क कच्ची थी और समतल होने पर इसकी सीमाएं उतनी स्पष्ट नहीं थीं जितनी तब थीं जब यह कटी हुई चट्टानों से होकर गुजरती थी। और थोड़ी देर में मुझे लगा कि मैं इससे भटक गया हूँ, क्योंकि मैं कठोर सतह से चूक गया और मेरे पैर घास और काई में और गहरे धंस गए। फिर हवा तेज हो गई और लगातार बढ़ती हुई ताकत के साथ बहने लगी, जब तक कि मुझे इसके आगे भागना नहीं पड़ा। हवा बर्फीली हो गई और मेरे व्यायाम के बावजूद मुझे तकलीफ होने लगी। बर्फ अब इतनी घनी हो रही थी और मेरे चारों ओर इतनी तेज भंवरों में घूम रही थी कि मैं मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। बीच बीच में आसमान में चमकती हुई बिजली चमक रही थी और चमक में मैं अपने सामने पेड़ों का एक विशाल समूह देख सकता था, मुख्य रूप से यूं और सरू के पेड़ जो बर्फ से ढके हुए थे। मैं जल्द ही पेड़ों की छांव में पहुंच गया और वहां तुलनात्मक रूप से सन्नाटे में मैं हवा की तेज आवाज सुन सकता था। अब तूफान की काली छाया रात के अंधेरे में विलीन हो गई थी। धीरे धीरे तूफान खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यह केवल तेज झोंकों या धमाकों के रूप में आ रहा था। ऐसे क्षणों में भेड़िए की अजीब आवाज मेरे आसपास की कई ऐसी ही आवाजों से गूंजती हुई लग रही थी। कभी कभी काले बादलों के बीच से चांदनी की एक किरण आती थी जो पूरे विस्तार को रोशन कर देती थी और मुझे दिखाती थी कि मैं सरू और यू के पेड़ों के घने समूह के किनारे पर था। जब बर्फ गिरना बंद हो गई तो मैं आश्रय से बाहर चला गया और करीब से जांच करने लगा। मुझे लगा कि मैंने जितने पुराने नींव के घर देखे हैं उनमें से शायद अभी भी एक घर खड़ा हो, जिसमें हालांकि खंडहर में मैं कुछ समय के लिए आश्रय पा सकता हूँ। जैसे ही मैं जंगल के किनारे से गुजरा, मैंने पाया कि एक छोटी दीवार ने इसे घेर रखा था और इसके बाद मुझे तुरंत एक रास्ता मिल गया। यहाँ सरू के पेड़ एक गली बनाते थे जो किसी तरह की इमारत के चौकोर समूह तक जाती थी। हालांकि जैसे ही मैंने इसे देखा, बहते बादलों ने चांद को छिपा दिया और मैं अंधेरे में रास्ता पार कर गया। हवा शायद ठंडी हो गई थी क्योंकि मैं चलते समय खुद को कांपता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन आश्रय की उम्मीद थी और मैं आंख मूंद कर आगे बढ़ता रहा। मैं रुक गया क्योंकि अचानक शांति छा गई थी। तूफान बीत चुका था
और शायद प्रकृति की खामोशी के साथ सहानुभूति में मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। लेकिन यह केवल क्षण भर के लिए था, क्योंकि अचानक चांदनी बादलों को चीरती हुई मुझे दिखा रही थी कि मैं एक कब्रिस्तान में था और मेरे सामने चौकोर वस्तु संगमरमर की एक बड़ी विशाल कब्र थी, जो उस पर और उसके चारों ओर पड़ी बर्फ की तरह सफेद थी। चांदनी के साथ तूफान की एक भयंकर आह निकली, जो कई कुत्तों या भेड़ियों की तरह एक लंबी धीमी चीख के साथ अपना रास्ता फिर से शुरू करती हुई प्रतीत हुई। मैं भयभीत और स्तब्ध था और मुझे लगा कि ठंड मुझ पर इतनी हावी हो गई है कि ऐसा लग रहा था कि ये मुझे दिल से जकड़ रही है। फिर जब चांदनी की धारा अभी भी संगमरमर की कब्र पर पड़ रही थी, तूफान ने फिर से नया होने का सबूत दिया, मानो वह अपने रास्ते पर लौट रहा हो। किसी तरह के आकर्षण से प्रेरित होकर मैं कब्र के पास गया, ये देखने के लिए कि यह क्या है और ऐसी जगह पर ऐसी चीज अकेली क्यों खड़ी है। मैं उसके चारों ओर घूमता रहा और डोरिक दरवाजे के ऊपर से जर्मन में पढ़ा, काउंटेस डोलिंगेन ऑन्फ ग्रेट्स स्टायरिया में मौत को खोजा और पाया 1801 कब्र के ऊपर, जो ठोस संगमरमर के बीच से लगता है, क्योंकि यह संरचना पत्थर के कुछ विशाल खंडों से बनी थी। एक बड़ी लोहे की कील या खूंटा था। पीछे जाने पर मैंने देखा कि उस पर बड़े रूसी अक्षरों में लिखा था, मृतक तेजी से यात्रा करते हैं। इस पूरी घटना में कुछ ऐसा अजीब और अलौकिक था कि इसने मुझे चौंका दिया और मुझे काफी बेहोशी सी महसूस हुई। मैं पहली बार यह सोचने लगा कि काश मैंने जोहान की सलाह मान ली होती। यहां एक विचार मेरे मन में आया, जो लगभग रहस्यमय परिस्थितियों में और एक भयानक सदमे के साथ आया। यह वॉल्पर्जिस नाइट थी। वालपुर्गीस की रात वह समय था जब लाखों लोगों की मान्यता के अनुसार शैतान बाहर था, जब कब्रें खोली गईं और मृतक बाहर निकलकर चलने लगे, जब धरती, हवा और पानी की सभी बुरी चीजें मौज मस्ती कर रही थीं। ये वही जगह थी जहां ड्राइवर ने खास तौर पर जाने से मना किया था। यह सदियों पहले का निर्जन गांव था। यहीं पर आत्महत्या की गई थी और यही वह जगह थी जहां मैं अकेला था, बेबस, बर्फ के कफन में ठंड से कांपता हुआ, और फिर से एक भयंकर तूफान मेरे ऊपर आ रहा था। मुझे डर के आवेग में न गिरने के लिए अपने सारे दर्शन, सारे धर्म जो मुझे सिखाए गए थे, सारी हिम्मत की जरूरत थी। और अब एक भयानक बवंडर मुझ पर टूट पड़ा। जमीन ऐसे हिल रही थी मानो हजारों घोड़े उस पर गरज रहे हों, और इस बार तूफान अपने बर्फीले पंखों पर बर्फ नहीं बल्कि बड़े बड़े ओले बरसा रहा था, जो इतनी जोर से बरस रहे थे कि मानो वे बेलिरिक गोफन के पट्टे से आ रहे हों। ओले जो पत्तियों और शाखाओं को तोड़ रहे थे और सरू के पेड़ों की छाया को बेकार कर रहे थे, जैसे कि उनके तने खड़े अनाज हों। पहले तो मैं सबसे नजदीकी पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन जल्द ही मुझे उसे छोड़कर उस एकमात्र जगह की तलाश करनी पड़ी जो शरण लेने लायक लगती थी, संगमरमर के मकबरे का गहरा डोरिक द्वार। वहां विशाल कांस्य द्वार के सामने झुककर मैंने ओलों की मार से कुछ हद तक सुरक्षा प्राप्त की, क्योंकि अब वे केवल मेरे खिलाफ ही बरस रहे थे, क्योंकि वे जमीन और संगमरमर के किनारे से उछल रहे थे। जैसे ही मैं दरवाजे के सहारे झुका, वह थोड़ा सा हिल गया और अंदर की ओर खुल गया। उस निर्दयी तूफान में कब्र की शरण भी स्वागत योग्य थी, और मैं उसमें प्रवेश करने ही वाला था कि तभी एक कांटेदार बिजली चमकी, जिसने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। उसी क्षण, जैसे मैं एक जीवित मनुष्य हूं, मैंने देखा, जैसे ही मेरी आंखें कब्र के अंधेरे में मुड़ी, गोल गालों और लाल होंठों वाली एक सुंदर महिला जो एक अर्थी पर सो रही थी। जैसे ही ऊपर से गड़गड़ाहट हुई, मुझे किसी दैत्य के हाथ से पकड़ लिया गया और तूफान में फेंक दिया गया। यह सब इतना अचानक हुआ कि इससे पहले कि मैं सदमे को महसूस कर पाता, नैतिक और शारीरिक दोनों तरह से, मैंने पाया कि ओले मुझ पर बरस रहे हैं। उसी समय मुझे एक अजीब हावी एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मैंने कब्र की ओर देखा। तभी एक और चकाचौंध करने वाली चमक आई, जो कब्र के ऊपर लगे लोहे के खंभे से टकराई और धरती पर फैल गई। संगमरमर को विस्फोट और टुकड़े टुकड़े कर दिया, जैसे कि आग की लपटें उठ रही हों। मृत महिला एक क्षण के लिए पीड़ा से उठी, जबकि वह आग की लपटों में लिपटी हुई थी, और उसकी दर्द भरी चीख वज्रपात में डूब गई। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वह भयानक आवाजों का मिश्रण था, क्योंकि फिर से मुझे विशाल मुट्ठी में जकड़ लिया गया था और घसीटा जा रहा था, जबकि ओले मुझ पर बरस रहे थे और चारों ओर की हवा भेड़ियों की चीख से गूंज रही थी। आखिरी दृश्य जो मुझे याद था वह एक स्पष्ट, सफेद, हिलता हुआ द्रव्यमान था, जैसे कि मेरे आस पास की सभी कब्रों ने अपने चादरों में लिपटे मृतकों के भूतों को बाहर भेज दिया हो।
और वे तेज ओलों के सफेद बादलों के माध्यम से मेरे पास आ रहे थे। धीरे धीरे चेतना की एक अस्पष्ट शुरुआत हुई, फिर थकावट की एक ऐसी भावना आई जो भयानक थी। कुछ समय तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरी चेतना वापस आ गई। मेरे पैर दर्द से बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, फिर भी मैं उन्हें हिला नहीं सकता था। वे सुन्न हो गए थे। मेरी गर्दन के पीछे और मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक बर्फीली सी अनुभूति हो रही थी, और मेरे कान मेरे पैरों की तरह मृत थे, फिर भी पीड़ा में थे। लेकिन मेरे सीने में गर्मी का एक ऐसा एहसास था जो तुलनात्मक रूप से स्वादिष्ट था। ये एक दुःस्वप्न जैसा था, एक शारीरिक दुःस्वप्न, अगर कोई इस तरह के शब्द का उपयोग कर सकता है, क्योंकि मेरी छाती पर किसी भारी वजन के कारण मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। अर्ध सुस्ती का यह दौर लंबे समय तक बना रहा, और जैसे जैसे यह खत्म होता गया, मैं सो गया या बेहोश हो गया। फिर एक तरह की घृणा हुई, जैसे समुद्री बीमारी का पहला चरण और किसी चीज से मुक्त होने की एक जंगली इच्छा, मुझे नहीं पता कि क्या। एक विशाल शांति ने मुझे घेर लिया, जैसे कि पूरी दुनिया सो रही हो या मर गई हो। केवल मेरे पास किसी जानवर की धीमी सांसों से टूटती थी। मुझे अपने गले में एक गर्म झुनझुनी महसूस हुई, फिर भयानक सच्चाई का एहसास हुआ जिसने मुझे दिल तक ठंडा कर दिया, और मेरे दिमाग में खून की लहर दौड़ गई। कोई बड़ा जानवर मेरे ऊपर लेटा हुआ था और अब मेरा गला चाट रहा था। मैं हिलने से डर रहा था, क्योंकि विवेक की किसी सहज प्रवृत्ति ने मुझे शांत रहने के लिए कहा था। लेकिन जानवर को लगा कि अब मुझ में कुछ बदलाव आ गया है, क्योंकि उसने अपना सिर उठाया। अपनी पलकों के माध्यम से मैंने अपने ऊपर एक विशालकाय भेड़िए की दो बड़ी ज्वलंत आंखें देखीं। उसके तीखे सफेद दांत उसके खुले लाल मुंह में चमक रहे थे, और मैं उसकी गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। कुछ समय तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। फिर मुझे एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, उसके बाद एक चीख जो बार बार आती रही। फिर बहुत दूर से मुझे होल्लोआ होल्लोआ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कई आवाजें एक साथ पुकार रही हों। सावधानी से मैंने अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन कब्रिस्तान ने मेरा दृश्य अवरुद्ध कर दिया। भेड़िया अभी भी अजीब तरीके से चिल्ला रहा था, और सरू के पेड़ों के झुरमुट के चारों ओर एक लाल चमक घूमने लगी, मानो आवाज का पीछा कर रही हो। जैसे जैसे आवाजें नजदीक आती गईं, भेड़िया और तेज चिल्लाने लगा। मुझे आवाज या हरकत करने में डर लग रहा था। सफेद पल्लू के ऊपर लाल चमक नजदीक आती गई, जो मेरे चारों ओर अंधेरे में फैल गई। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से मशालें लिए घुड़सवारों का एक दल तेजी से आया। भेड़िया मेरे सीने से उठा और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। मैंने देखा कि घुड़सवारों में से एक सैनिक अपनी टोपी और लंबे सैन्य लबादे के कारण ने अपनी कार्बाइन उठाई और निशाना साधा। एक साथी ने अपना हाथ झटका, और मैंने सुना कि गोली मेरे सिर के ऊपर से गुजरी। उसने स्पष्ट रूप से मेरे शरीर को भेड़िए का शरीर समझ लिया था। दूसरे ने जानवर को भागते हुए देखा और उसके बाद एक गोली चलाई। फिर सरपट दौड़ते हुए दल आगे बढ़ा, कुछ मेरी ओर, दूसरे भेड़िए का पीछा करते हुए। जैसे ही वह बर्फ से ढके सरू के पेड़ों के बीच गायब हुआ। जैसे जैसे वे मेरे करीब आए, मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मैं शक्तिहीन था। हालांकि मैं अपने आसपास चल रही हर चीज को देख और सुन सकता था। 2 या 3 सैनिक अपने घोड़ों से कूद पड़े और मेरे पास घुटनों के बल बैठ गए। उनमें से एक ने मेरा सिर उठाया और अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया। अच्छी खबर है साथियों, वह चिल्लाया। उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। फिर मेरे गले में कुछ ब्रांडी डाली गई। इसने मुझे ताकत दी और मैं अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर चारों ओर देखने में सक्षम हो गया। पेड़ों के बीच रोशनी और छायाएं घूम रही थीं, और मैंने लोगों को एक दूसरे को पुकारते हुए सुना। वे भयभीत होकर चिल्लाते हुए एक साथ आ गए, और जब दूसरे लोग कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे तो रोशनी चमक उठी, जैसे कि वे पागल हो गए हों। जब आगे वाले हमारे करीब आए तो मेरे आसपास के लोगों ने उत्सुकता से उनसे पूछा, अच्छा, क्या तुमने उसे पा लिया है? उत्तर जल्दी से आया, नहीं नहीं, जल्दी जल्दी चले आओ, यह रहने की जगह नहीं है, और वह भी इस रात। वह क्या था? यह प्रश्न था जो सभी प्रकार से पूछा गया था। उत्तर भिन्न भिन्न और अनिश्चित रूप से आया, जैसे कि वे लोग बोलने के लिए किसी सामान्य आवेग से प्रेरित थे, फिर भी किसी सामान्य भय के कारण अपने विचार व्यक्त करने से रोके हुए थे। यह वास्तव में, एक व्यक्ति ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिसकी बुद्धि उस क्षण के लिए स्पष्ट रूप से जवाब दे गई थी।
भेड़िया, और फिर भी भेड़िया नहीं, एक और ने कांपते हुए कहा। तीसरे ने अधिक सामान्य ढंग से टिप्पणी की, पवित्र गोली के बिना उसे पाने का प्रयास करना बेकार है। इस रात को बाहर आने के लिए हमें सजा मिलनी चाहिए। सचमुच हमने अपने 1000 अंक अर्जित किए हैं। चौथे ने कहा। टूटे हुए संगमरमर पर खून था। एक अन्य ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, बिजली कभी उसे वहां नहीं ले आई, और उसके लिए क्या वह सुरक्षित है? उसके गले को देखो साथियों, देखो भेड़िया उसके ऊपर लेटा हुआ है और उसके खून को गर्म कर रहा है। अधिकारी ने मेरे गले को देखा और कहा, वह ठीक है, त्वचा में छेद नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? भेड़िए के चिल्लाने के बिना हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। क्या हुआ? उस आदमी ने पूछा जो मेरा सिर पकड़े हुए था और जो पार्टी में सबसे कम घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि उसके हाथ स्थिर थे और उनमें कंपन नहीं था। उसकी आस्तीन पर एक छोटे अधिकारी का शेवरॉन था। वह घर चला गया। उस आदमी ने उत्तर दिया, जिसका लंबा चेहरा पीला पड़ गया था और जो वास्तव में भय से कांप रहा था जब उसने भयभीत होकर अपने चारों ओर देखा। वहां बहुत सी कब्रें हैं जिनमें वह पड़ा हो सकता है। आओ साथियों, जल्दी आओ, चलो इस शापित स्थान को छोड़ दें। अधिकारी ने मुझे बैठाया और आदेश दिया। फिर कई लोगों ने मुझे घोड़े पर बिठाया। वह मेरे पीछे घोड़े की काठी पर चढ़ गया, मुझे अपनी बाहों में लिया, आगे बढ़ने का आदेश दिया और सरू के पेड़ों से मुंह फेरकर हम तेजी से सैन्य क्रम में आगे बढ़ गए। अभी तक मेरी जीभ ने अपना काम करने से मना कर दिया था और मैं मजबूरन चुप हो गया था। मैं शायद सो गया था, क्योंकि अगली बात जो मुझे याद आई वह यह थी कि मैं खड़ा था। मेरे दोनों तरफ एक सैनिक का सहारा था। यह लगभग दिन का उजाला था और उत्तर की ओर सूरज की रोशनी की एक लाल रेखा बर्फ के कचरे पर खून के रास्ते की तरह परावर्तित हो रही थी। अधिकारी लोगों से कह रहा था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसके बारे में कुछ न कहें, सिवाय इसके कि उन्हें एक अंग्रेज अजनबी मिला जिसकी सुरक्षा एक बड़ा कुत्ता कर रहा था। कुत्ते? वह कोई कुत्ता नहीं था, उस आदमी ने बीच में ही कहा जिसने इतना डर दिखाया था। मुझे लगता है कि जब मैं भेड़िया देखता हूं तो मैं उसे पहचान लेता हूं। युवा अधिकारी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। मैंने कहा था कुत्ता। कुत्ते? दूसरे ने व्यंग्यात्मक ढंग से दोहराया। यह स्पष्ट था कि उसका साहस सूरज के साथ बढ़ रहा था और मेरी ओर इशारा करते हुए उसने कहा, उसका गला तो देखो। क्या यह कुत्ते का काम है मालिक? मैंने सहज ही अपना हाथ अपने गले पर रख लिया और जैसे ही मैंने उसे छुआ मैं दर्द से चिल्ला उठा। लोग देखने के लिए इधर उधर हो गए, कुछ अपनी काठी से नीचे झुक गए और फिर से युवा अधिकारी की शांत आवाज आई। जैसा कि मैंने कहा, एक कुत्ता। अगर कुछ और कहा जाता तो हम पर केवल हंसी होती। फिर मैं एक सिपाही के पीछे सवार हो गया और हम म्यूनिक के उपनगरों में चले गए। यहां हमें एक आवारा गाड़ी मिली जिसमें मुझे बिठाया गया और उसे क्वात्रे सेशंस ले जाया गया। युवा अधिकारी मेरे साथ था, जबकि एक सिपाही अपने घोड़े के साथ पीछे पीछे चल रहा था और बाकी लोग अपनी बैरकों की ओर चले गए। जब हम पहुंचे तो श्री डेलब्रुक इतनी तेजी से सीढ़ियों से उतरकर मुझसे मिलने आए कि ऐसा लग रहा था कि वे अंदर से देख रहे थे। उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर बड़े प्यार से मुझे अंदर ले गए। अधिकारी ने मुझे सलाम किया और वापस जाने के लिए मुड़ रहे थे। तभी मैंने उनके उद्देश्य को पहचान लिया और आग्रह किया कि वे मेरे कमरे में आएं। शराब के गिलास के साथ मैंने उन्हें और उनके बहादुर साथियों को मुझे बचाने के लिए गर्मजोशी से धन्यवाद दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि वे बहुत खुश हैं और श्री डेलब्रुक ने खोज करने वाले सभी लोगों को खुश करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए थे। इस अस्पष्ट कथन पर मैत्रे डी होटल मुस्कुराया, जबकि अधिकारी ने कर्तव्य की दुहाई दी और वापस चले गए। लेकिन श्रीमान डेलब्रुक, मैंने पूछा, यह कैसे और क्यों हुआ कि सैनिकों ने मेरी तलाश की? उन्होंने अपने कंधे उचकाए, मानो अपने ही कार्य के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा, मैं बहुत भाग्यशाली था कि जिस रेजिमेंट में मैं कार्यरत हूं उसके कमांडर से स्वयंसेवकों की मांग करने की अनुमति प्राप्त कर सका। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खो गया था? मैंने पूछा। चालक अपनी गाड़ी के अवशेष के साथ यहां आया जो घोड़ों के भाग जाने पर उलट गई थी। लेकिन क्या आप केवल इसी कारण से सैनिकों का खोजी दल नहीं भेजेंगे? अरे नहीं, उसने उत्तर दिया। लेकिन कोचवान के आने से पहले ही मुझे उस बोयार से यह तार मिल गया था जिसके मेहमान आप हैं, और उसने अपनी जेब से एक तार निकाला और मुझे दे दिया और मैंने पढ़ा, बिस्ट्रिट्स, मेरे मेहमान का ख्याल रखना, उसकी सुरक्षा मेरे लिए सबसे कीमती है। अगर उसे कुछ हो जाए या वह छूट जाए तो उसे ढूंढने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर न छोड़ें। वह अंग्रेज है और इसलिए साहसी है। अक्सर बर्फ, भेड़ियों और रात से खतरा रहता है।
अगर आपको संदेह है कि उसे कोई नुकसान पहुंचा है तो एक पल भी ना गंवाएं। मैं आपके उत्साह का जवाब अपने भाग्य से देता हूं। ड्रैकुला। जैसे ही मैंने टेलीग्राम को अपने हाथ में पकड़ा, कमरा मेरे चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हुआ। और अगर चौकस मैत्रे डी होटल ने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मुझे लगता है कि मैं गिर गया होता। इस सब में कुछ इतना अजीब था, कुछ इतना अजीब और कल्पना करना असंभव था कि मेरे अंदर यह भावना पैदा हो गई कि मैं किसी तरह से विपरीत शक्तियों का खेल हूं, जिसका मात्र अस्पष्ट विचार मुझे एक तरह से पंगु बना देता था। मैं निश्चित रूप से किसी रहस्यमयी सुरक्षा के तहत था। दूर देश से बिल्कुल सही समय पर एक संदेश आया था जिसने मुझे बर्फ की नींद और भेड़िए के जबड़े के खतरे से बाहर निकाला। ब्रैम स्टोकर द्वारा लिखित ड्रैकुलस गेस्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक ऐसी कहानी है जो गॉथिक साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित कृतियों में से एक के लिए मंच तैयार करती है। जैसे जैसे हम इस डरावनी कहानी को समाप्त करते हैं, हमें उन खतरों की याद आती है जो चेतावनियों को अनदेखा करने और अज्ञात में जाने में निहित हैं। डरावनी और रहस्यपूर्ण कहानियों के लिए बने रहें और याद रखें, छाया अक्सर हमारी कल्पना से कहीं अधिक छिपाती है।